पावन धरती पर आज हमारे महामानव क्रांतिकारी बिरसा मुंडा जी की मूर्ति का जो अनावरण हुआ है, मैं अपने समुदाय और अपने समाज की तरफ से बिरसा मुंडा जी के चरणों में नमन करते हुए आप सब लोगों को आभार प्रकट करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ। देखती हूँ कि मेरा समुदाय कितना शक्तिशाली और कितना विशाल है या कितनी ताकत है। मैं आपके सामने एक नारा दे रही हूँ, जय जोहार। तो इतना ठंडा बोलने से मतलब क्या, फिर पता ही कैसे पड़ेगा कि बिरसा मुंडे की मूर्ति का अनावरण हुआ है। सभी साथियों के जय जोहार, जय आदिवासी, जय जोहार, जय आदिवासी, जय भीम, जय बिरसा, जय बिरसा मुंडा, जय संविधान की। ये जो आज बिरसा मुंडा जी की मूर्ति का अनावरण हुआ है, ये अनावरण इसके आप और हम सब लोग साक्षी हैं। और अगर सब लोग साक्षी हैं तो इसके अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण बात हुई है, और वो बात ये है कि मेरे समाज की, मेरे समुदाय की, मेरे वर्ग की महिलाएं और बालिकाएं यहाँ पर सज के बैठी है। मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इस जो मुहिम के अंदर आपने महिलाओं से शुरुआत करी है, ये पूरे समाज के लिए बहुत गर्व देने वाली बात है। आप ताली बजाकर इन महिलाओं का और बालिकाओं का स्वागत कीजिए। ये जो पहल मुझसे पहले आपके सामने मैडम बोल के गई हैं, हीरा जी, और उससे पहले एक मैडम और बोलकर गई हैं। ये जो बातें बोली जा रही है यहाँ पर, ये इंसान के दिल का दर्द है, वो दर्द और वो तकलीफ है जो आम तौर से हम लोग अपने घर में तो बैठ के बात करते हैं या फिर कहीं बैठ के समाज के मुद्दे पर चर्चा करते हैं, जब तो बात करते हैं, लेकिन उसको सार्वजनिक रूप से बोलने में हमें डर लगता है। डर क्यों लगता है? डर इसलिए लगता है कि आज़ादी की लड़ाई तो लड़ ली गई है और उसके अंदर हमारे क्रांतिकारी योद्धा खत्म भी हो गए हैं, लेकिन आज जो गुलामी हम जी रहे हैं, उस गुलामी से आज़ादी के लिए हमको एक लड़ाई और लड़नी पड़ेगी, और इस लड़ाई की ये शुरुआत इस जाजम पे हुई है। आप और हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि इस स्वतंत्र भारत के अंदर, इस देश के अंदर आज भी हम गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं। उसका जीता जागता उदाहरण ये है कि आज भी हम शोषित हैं, वंचित हैं, आदिवासी हैं, दलित हैं, ये कहकर हमें पिछड़ा कर दिया जाता है और हमारे बच्चों तक ये अभाव अभी तक मिल रहा है, पहुंच रहा है। मैडम ने आपके सामने कितनी बड़ी बात करी और कितना अच्छा कहा कि आज जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है या देश के अंदर जो आज़ादी का महोत्सव मनाया जा रहा है, आप और हम मान सकते हैं कि आज भी हम आज़ादी की जिंदगी जी रहे हैं? नहीं जी रहे हैं। मुझे कहते हुए कोई डर नहीं है। इस मंच के माध्यम से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज भी अगर किसी की हत्या हो जाती है या मौत हो जाती है तो उसको न्याय नहीं मिलता है। आज भी अगर हमारे समाज के अंदर पिछड़ापन है या जातिवाद का जहर घोला जा रहा है तो उसके लिए हम लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। आज भी हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए कितना तड़पना पड़ता है, कितना तरसना पड़ता है, ये आप और हम अच्छी तरीके से जानते हैं। ये जो मुख्य धारा की या मुख्य विचारधारा की जो बात होती है, ये बात सिर्फ भाषणों में होती है और वो भाषण आप और हम सब सुनते हैं, लेकिन हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। आज जब ये मंच मिला है तो मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि जब हम इस एरिया के अंदर आते हैं तो बड़े दुखी होते हैं, बड़े परेशान होते हैं कि आज भी हमारे युवाओं के अंदर बेरोजगारी का ये आलम है कि काम धंधे के नाम पर उनके पास कुछ नहीं है। आज भी हमारी माताएं बहनों को मजदूरी करनी पड़ती है अपना घर चलाने के लिए, 2 वक्त की रोटी के लिए। तो ये जो सोच और ये जो बात मैं आपको कह रही हूँ, इसको आप गौर से सोचिएगा कि ये जो सब कुछ चल रहा है वो क्यों चल रहा है? क्योंकि अंदर हमारे जागरूकता नहीं है। परेशानी ये है कि जागरूकता नहीं है, उसी का नतीजा है कि हर कोई एक आदमी आता है और हमको बेच के चला जाता है और हम अपने वोट के जरिए उसको खरीद के कुछ ना कुछ अपने हिस्से का दे देते हैं और वो अपनी जिंदगी सार्थक कर लेता है और हम लोग जहाँ के तहाँ रह जाते हैं। ये जो देश है, ये देश चलता है शिक्षा से। ये जो देश है, ये देश चलता है राजनीति से। ये जो देश है, ये देश चल रहा है जो हमारे समाज के अंदर बोए हुई जो जातिवाद का जहर है, उससे लड़ने की हमको जरूरत है। हम लोगों को प्रयास करना चाहिए कि हम लोग किस तरीके से संगठित रह सकें। हम लोगों के अंदर एकता होनी चाहिए, एकजुटता होनी चाहिए। जिस तरीके से हम इस जाजम पे आज यहाँ बैठे हुए हैं,
उस जाजम पर बैठ के हमको ये सोचना चाहिए कि अगर हम हमारे समाज का, हमारे आने वाली पीढ़ियों का, हमारे बच्चों का उत्थान चाहते हैं तो हमको समाज के अंदर, चाहे वो भील हो, गरासिया हो, चाहे वो मीणा हो, चाहे वो कोई भी हो, हमारे समुदाय का व्यक्ति है, उसको एकजुट होकर लड़ाई लड़नी चाहिए। क्योंकि अभी जो वर्तमान में स्थिति है, गुजरात से मेरे भाई आए हुए हैं, वो अच्छी तरीके से जानते हैं, मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन अगर कोई एक नेता इस देश के अंदर खड़ा होने की कोशिश करता है आदिवासियों का, तो उसको खत्म करने के लिए किस तरीके से राजनीति की जाती है और खत्म कर दिया जाता है, ये आपको भी अच्छी तरीके से पता है। और उसी का नतीजा है कि हम फिर से शुरुआत करने लगते हैं। अगर जो समझ गए हैं वो दूसरों को समझा दें, और जो नहीं समझे हैं वो पूछें कि मैं क्या बोलना चाह रही थी। इस देश के अंदर जिस तरीके का माहौल पैदा कर दिया गया है, उसके अंदर एक हवा बना दिया गया है। जैसे कि हीरा जी ने बताया कि हमारे लिए राष्ट्रपति तो हमारी है, लेकिन उस राष्ट्रपति से हमारा और उनका क्या लेना देना, पहले ये बताएं। राष्ट्रपति के नाम पर पूरे समुदाय को ठग के रख दिया गया है, लेकिन शर्तें देने के लिए छत तो चाहिए ना, वो छत तो हमें नहीं मिल रही है। जब हमारे राष्ट्रपति बने तो हमें बड़ी प्रसन्नता हुई, हमें बहुत खुशी हुई, और मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि ये बहुत गर्व की बात है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ उनका नाम इस्तेमाल करके पूरे जाति समुदाय को, आदिवासियों का नाम देकर आपने ठग लिया है। पूरे देश के अंदर एक माहौल बना दिया गया है। 4-5 साल के अंदर ऐसा हाल कर दिया गया कि हम खुश तो बहुत हो रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं देख रहे हैं कि इस खुशी के कारण हम बर्बाद कितने हो रहे हैं। बर्बादी की तरफ ले जाया जा रहा है, और उस बर्बादी के अंदर हम लोग खुद शामिल हो रहे हैं। आपको और को हमको समझना पड़ेगा, समझना ये पड़ेगा कि राजनीतिक रूप से हम लोग कितने एक हैं, राजनीतिक रूप से हमारी सोच कितनी स्वतंत्र है, या राजनीतिक रूप से हम लोग क्या अपने वोट का, जो मत का जो अधिकार है, उसका इस्तेमाल कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आज भी हम गुलाम हैं। वरना आजादी के इतने साल बाद में अगर हमारे अंदर इतना पिछड़ापन है, हर राजनेता आता है, हर आदमी आकर ये बोलता है कि आपकी स्थिति खराब है। मैं पर्टिकुलर, चलो भीलों का ही नाम ले लेती हूँ, गरासियों का ले लेती हूँ, मीणों का नाम ले लेती हूँ। पर्टिकुलर आदमी के लिए कहा जाता है कि अरे भीलों की तो स्थिति बहुत खराब है, आपकी गरासियों की तो स्थिति बहुत खराब है। तो क्यों खराब है ये प्रश्न हम करते नहीं है, और ठीक वो होने नहीं देते हैं। ये उनकी चालाकियां हैं, और उन चालाकियों को आपको हमको समझना पड़ेगा। इतना बड़ा विशाल हमारा समुदाय है, इतना बड़ा विशाल हमारा युवा वर्ग है, वो किधर जा रहा है, इसके ऊपर मॉनिटरिंग करने की जरूरत है। हमको देखने की जरूरत है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं। मात्र भाषण देने से या मात्र सिर्फ ये कह देने से कि हमारे अंदर एकता आ रही है या फिर हम लोग जागृत हो रहे हैं, वो काम नहीं करता है। काम वो करता है कि आज हम यहाँ पर आए, और आने के बाद हम इतने लोग बैठे हुए हैं, आप भी शामिल हुए। इस मीटिंग के बाद में दूसरी बार में यहाँ पर किस चीज की जागृति आई, ये मेरा भी दायित्व बनता है पता करने का, और आपका भी दायित्व बनता है। ये मतलब थोड़ी ना होता है कि आप और हम इकट्ठे हुए, हमने भाषण दिए, आपने सुने, हम यहाँ पे थोड़ा सा खुश हुए, सांस्कृतिक कार्यक्रम करें, उसके बाद में शून्य हो जाते हैं। अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो जैसे पहले चलता आया है वैसा ही रहेगा। लेकिन मेरा आपसे ये अनुरोध है कि आप किसी ना किसी रूप में पता कीजिए कि इस क्षेत्र के अंदर अगर आज ये कार्यक्रम हुआ है तो इसका 10 दिन बाद में, 20 दिन बाद में क्या असर देखने को मिलता है। और वो आपको दिखाई देगा सामाजिक एकता से, वो आपको दिखाई देगा राजनीतिक चेतना से। कई लोग बोलते हैं कि हम राजनीति नहीं करते हैं और हम नहीं करना चाहते हैं। मैं ये बोलती हूँ कि इस समुदाय को, आदिवासी समुदाय को राजनीति के अंदर अपने इतने अच्छी तरीके से पैर गाड़ने चाहिए कि सामने वाला सोचे कि भाई अब हम क्या करें। क्योंकि पूरे देश के अंदर वोट तो राजनीतिक रूप से आदिवासियों के नाम पे लिए जा रहे हैं, लेकिन आदिवासियों का कितना भला हो रहा है इसके बारे में कौन जानकारी लेगा। इसके बारे में जानकारी लेने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। पूरे देश के अंदर एक हाल बना दिया गया है, एक हवा बना दी गई है, आदिवासी आदिवासी आदिवासी। मुझसे पहले मेरे वक्ताओं ने कहा कि क्या आदिवासियों के एरिया के अंदर स्कूलों की अच्छी व्यवस्था है, क्या आदिवासी बालिका छात्रावासों के अंदर अच्छी व्यवस्था है, क्या आदिवासियों के इलाके के अंदर अच्छी चिकित्सा सुविधा मिल रही है, क्या आदिवासी युवाओं को रोजगार मिल रहा है, क्या आदिवासी बुजुर्गों को पेंशन समय समय में मिल रही है, क्या आदिवासी जो लोग हैं उन लोगों को अपना जो राशन है वो समय पे मिल रहा है।
जब ये व्यवस्था जो आम जिंदगी की व्यवस्था है, अगर ये व्यवस्था हमारे इलाके में नहीं है तो आप मान के चलना कि कोई व्यवस्था हमारे लिए नहीं है इस देश के अंदर। और हमको फिर वो लड़ाई लड़नी पड़ेगी और जीतना पड़ेगा, जिससे कि हमारे आने वाली जो नस्लें हैं उन नस्लों को हम आगे बढ़ा सके, उनको तरक्की के राह पे ले सकें। इतने लोग बैठे हुए हैं, मैं ये बता करना चाहती हूँ कि कितने परसेंट इसके अंदर कितने डॉक्टर हैं, कितने RS IAS हैं, IAS RS की बात ही छोड़ दें, कितने गवर्नमेंट टीचर हैं, कितने यहाँ पर चपड़ासी लगे हुए हैं, कितने बाबू लगे हुए हैं। अगर है तो फिर मुझे बताएं कि कितनी संख्या है। क्यों? क्योंकि हमें वहां तक तो पहुंचने नहीं दिया जाता है। 10वीं ही बड़ी मुश्किल से हमारा बच्चा पास कर पाता है, उसके बाद में ऐसा माहौल बना दिया जाता है कि वो 10वीं के बाद में कहीं का भी नहीं रहता है। अभी हमारे पास के यहाँ पर एक छात्रावास में जाकर आई हूँ मैं, अपने ST का छात्रावास है। क्या गांव का नाम था जीतू जी? भीमाना। 1981 से वहाँ पर छात्रावास चल रहा है, लेकिन अगर वहाँ पता किया जाए कि इस छात्रावास में से निकले हुए ST के कितने बच्चे गवर्नमेंट कर्मचारी बने, तो वहाँ का वार्डन बोलता है कि कुछ नहीं बना। तो फिर उस छात्रावास का इस्तेमाल किस तरीके से करें हम कि जो सरकार पैसा लगाकर और जिस चीज की आवश्यकता हमको है, अगर उस छात्रावास में से हमारे बच्चे सिर्फ पढ़कर वापस मजदूरी कर रहे हैं, तो फिर किस काम का ये छात्रावास और किस काम की दी हुई ये शिक्षा? मेरा ये पूछना है और मेरा ये मानना है कि अगर इस शिक्षा का हम सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो 8वीं 10वीं तो सभी पास है। और आजकल तो इस तरीके से सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार किया जाता है कि बच्चे को भले ही का खा घर नहीं आता हो, लेकिन व्हाट्सएप तो वो चला ही रहा है। और अगर ये भी नहीं चला रहा है तो क्या अनपढ़ जो अशिक्षित लोग थे वो लोग समझदार नहीं थे? तो सरकारों से मेरा ये मांग है कि जिस तरीके से सरकार प्रचार प्रसार करती है, क्या वो प्रचार प्रसार सार्थक तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये मेरी डिमांड है और ये मेरी मांग है। मेरे समाज की जो महिलाएं बैठी हुई हैं, इन महिलाओं के उत्थान के लिए क्या कार्यक्रम चल रहे हैं? और ये सब जो हो रहा है सरकारों के द्वारा अगर चल रहा है और हमारा समाज जागृत नहीं है, तो फिर मैं तो बोलती हूँ कि सबसे बड़ी कमी हमारे अंदर है। अगर सरकार के पास पैसा है और उसको छीन के आप नहीं ले सकते हो, तो फिर मतलब ही क्या निकलता है उस पैसे का? और हमारा इतनी सरकारी योजनाओं की जानकारी हमारे पास नहीं है, हमारे जातियों के प्रमाण पत्र हमारे पास नहीं है, हमारे आर्थिक रूप से सक्षम होने नहीं होने के कोई कागज नहीं है, हमारे यहाँ के मूल निवास हमारे पास नहीं है, हमारे आधार कार्ड हमारे पास नहीं है, हमारे राशन कार्ड हमारे पास नहीं है, तो फिर हम लोग किस तरीके से जिंदगी जी रहे हैं? ये जो कार्यक्रम चल रहे हैं ये जागृति के नाम पर चल रहे हैं, लेकिन हम काम कितना कर रहे हैं इसके ऊपर नील बटा सन्नाटा है। मेरा आपसे ये कहना है कि आपको और हमको जरूरत है। मैं एक महिला होने के नाते कहती हूँ कि जितने भी पुरुष और जितने भी युवा भाई आए हैं, क्योंकि बुजुर्ग तो कम दिख रहे हैं, लेकिन जो युवा बैठे हुए हैं उनका दायित्व बनता है अपने कंधों पर भार उठाएं और अपने समुदाय के लिए काम करने की कोशिश करें। ऐसा नहीं कि जैसे व्हाट्सएप पे चल रहा है कि मैं एडमिन और मेरे 4 आदमी फिर रात को 8 बजे के बाद में लड़ाई लड़ना शुरू कर देते हैं। ये जो 8 बजे के बाद वाली लड़ाई है, इस व्हाट्सएप ने हमारे अपने भाइयों को खत्म कर दिया है, हमारे लोगों को तोड़ के रख दिया है। आज मैं एक हूँ, मेरे 4 तैयार किए हुए आदमी हैं, वो लड़ते हैं और इस लड़ाई के अंदर पूरा समाज बिखर गया है। मेरा ये मानना है कि समाज को बहुत काम करने की ज़रूरत है, बहुत आगे बढ़ने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, अपनी महिलाओं को, अपनी बालिकाओं को अच्छी शिक्षा दीजिए। मैं बताना चाहती हूँ कि जिस तरीके से अभी हॉस्टलों का निर्माण हो रहा है, 2, 4, 5 सेक्शन और आई है, जितना हो सके, क्योंकि हॉस्टल तो हमारे पास आ रहे हैं, छात्रावास हम मांग रहे हैं, मिल भी रहे हैं, लेकिन हमारी परेशानी हो जाती है कि हमारे बच्चे वहाँ तक नहीं जा पाते, हमें ढूंढने पड़ते हैं। 120-200 बच्चे अगर हमको नहीं मिल रहे हैं हमारे, तो फिर मतलब क्या निकलता है? इतना बड़ा समुदाय है। सबसे ज्यादा जो जरूरत है, मेरा ये मानना है कि अगर कोई जन जागृति करना चाहता है, जागृति करना चाहता है समाज में, तो सबसे पहले अपने बच्चों को स्कूल भेजे और उनको अच्छी शिक्षा देने की कोशिश करें। उन्हें अपना इतिहास बताने की कोशिश करें कि हमारे बड़े बुजुर्ग थे, उन्होंने इतना संघर्ष किया आज़ादी की लड़ाई से लेकर, और अभी तक उन्होंने हमें यहाँ पर लाकर खड़ा किया है। तो हमारा भी दायित्व बनता है कि उनका नाम डूबने नहीं दे, उनके नाम को हम इस तरीके से चमकाएं कि विश्व के अंदर एक पहचान बने, और उस पहचान को आपको और हमको मिलकर बनाना पड़ेगा। दूसरा मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग ये नहीं सोचें कि हम राजनीति नहीं करें। आप राजनीति करो, खुल के राजनीति करो, और राजनीतिक रूप से इतने सक्षम हो जाओ कि जब इतनी बड़ी जनसंख्या है और सरकारों के नाम पे लोग आते हैं, आपका वोट लेके चले जाते हैं, लेकिन आपके विकास के लिए वो क्या काम कर रहे हैं? वो कुछ नहीं करते हैं। हर जाति से 1-2 आदमी को, मुखिया को पकड़ लेते हैं, उनके द्वारा वो वोट ले लेते हैं, और वोट लेने के बाद में किसी भी आदमी की जाने पर वो पहचानते ही नहीं है कि तुम कौन हो।
तो हम लोगों को आवश्यकता है अपने समाज को एकजुट करने की, अपने समाज के अंदर राजनीतिक चेतना जगाने की, अपने समाज के अंदर आर्थिक रूप से लोगों को मजबूत करने की। क्योंकि जो सबसे गरीब समुदाय है, सबसे जो पिछड़ा समुदाय है, वो हम रह गए हैं और हम उदाहरण बना दिए गए हैं। जैसे पहले नहीं विदेशों से लोग आते थे और उसके बाद में वो गरीबों को ढूंढ के फोटो फेंकते थे, आज हमारी वो हालत हो गई है। मान सकते हैं कि भाई पूरे परिवार, पूरे समुदाय में, पूरी जाति के अंदर 100, 200, 500 आदमी सक्षम होंगे, लेकिन पीछे परिवार तो हमारा वही है ना। और जब पूरा परिवार ही इस तरीके से, तो हर आदमी का दायित्व बनता है कि वो अपने कंधों पे ये भार उठाए और अपने देश के अंदर अपने लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश करे, उनको अच्छे से अच्छी जीवन शैली देने की कोशिश करे। क्योंकि जो पिछड़ापन था वो तो पहले पिछड़ा रह गया है और अब हमें जरूरत है आगे देखने की। आज का जो युग है वो कंप्यूटर का युग है, आज का जो युग है वो टेक्नोलॉजी का युग है। और अगर हम इसका विरोध करके और ये सोचे कि नहीं नहीं अब हम आगे बढ़ जाएंगे, तो हम लोग बहुत पीछे पहले भी हैं और बहुत पीछे और रह जाएंगे। मैंने आप लोगों का ज़्यादा समय ले लिया, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। मेरा ये मानना है कि आज हम यहाँ पहली बार आए हैं, इस तरीके का आयोजन यहाँ पर पहली बार हुआ है। बहुत अच्छा और बहुत विशाल आयोजन हुआ है। आने वाले समय में जब भी आप लोगों को हमारी किसी की भी ज़रूरत पड़ेगी, हम आपके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। अपने जाति, अपने समुदाय, अपने लोगों के लिए लड़ने को तैयार हैं, लेकिन शर्त एक है कि आपको भी समझना पड़ेगा, आपको भी मानना पड़ेगा कि हाँ, जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर हम लोगों को, समझदार बुद्धिजीवी लोगों की बात भी माननी चाहिए। और अगर अड़ने पे और लड़ने पे रहे तो सिर्फ अड़ने से काम नहीं चलता है, लड़ने के लिए कलम चाहिए हाथ में, और उस कलम की ताकत हमारे पास में है, हम लड़ सकते हैं। और लड़ने के लिए एक जिद चाहिए, जो हमारा समुदाय लड़ने को तैयार बैठा हुआ है। मैं आप लोगों को सबको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करती हूँ कि आप लोग यहाँ बड़ी संख्या में आए। और ये जो आज का भार है वो आज के युवाओं के ऊपर है कि ये युवा जब घर जाएंगे तो सिर्फ घर नहीं जाएंगे, अपने देश का, अपने परिवार का, अपने जाति का जो भार है वो लेके जाएंगे। और आगे हम देखते हैं कि इससे भी बड़ा आयोजन करेंगे, इसके अंदर हम लोग क्या भूमिका निभा सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत आभार, और पूरी कमेटी का और मुन्ना राम जी का और उनकी टीम का, जीतू जी का, सबका बहुत बहुत आभार, जो उन्होंने इतनी मेहनत करके इस आयोजन को भव्य रूप से सफल बनाया। जय भारत, जय जौहर, जय संविधान।